राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पीएम मोदी ने आज मन की बात के 105वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी का संभल जिला जन भागीदारी की मिसाल है। सोत नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 70 गांव एकजुट हो गए। केरल में निपाह वायरस के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के कार्यालय ने अपने बयान में कहा कि 5 मरीजों से एकत्र किए गए नमूनों के नतीजे निपाह वायरस के लिए नेगेटिव आए हैं। अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा नेताओं से मुलाकात की। भाजपा ने प्रदेश नेतृत्व का समर्थन किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को रद्द करने और वहां बाड़ लगाने का काम पूरा करने का आग्रह किया। त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा ने ग्रेटर टिपरा लैंड राज्य की मांग के शीघ्र संवैधानिक समाधान के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से 30 सितंबर को राज्य के आदिवासी इलाकों में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जागरूक जनप्रतिनिधि बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हम सभी के प्रेरणा स्रोत। देश को 9 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद 11 राज्यों में यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस को पत्र लिखकर कहा कि काकचिंग जिले में कई ट्रकों पर अर्धसैनिक बल के वाहनों के रंग की तरह पेंट किया गया है और उन पर उसका प्रतीक चिन्ह भी लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीआरओ परियोजनाओं में श्रमिकों की मौत हुई तो शवों के रखरखाव और परिवहन का खर्च उठाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने तेजू एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। कहा अरुणाचल प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। देश को नई 9 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद सभी 11 राज्यों में यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। देश के इन 11 राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का अभूतपूर्व अवसर है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास की स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से मैच कर रही है। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही और यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है।
अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है जो दूसरे शहर में कुछ घंटों का काम खत्म करके उसी दिन लौट आना चाहते हैं। वंदे भारत ट्रेनों ने पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी ला दी है। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। मेरे परिवारजनों, भारत में आज जो उत्साह और आत्मविश्वास का वातावरण बना है, वैसा पिछले कई दशकों में नहीं बना था। आज हर भारतवासी अपने नए भारत की उपलब्धियों से गौरवान्वित है। मेरे परिवारजनों, भारतीय रेलवे ने स्वच्छता को लेकर जो नए प्रतिमान गढ़े, उसे भी हर देशवासी ने नोटिस किया है। पहले की अपेक्षा अब हमारे स्टेशंस, हमारी ट्रेनें कहीं ज्यादा साफ रहने लगी। आप जानते हैं, गांधी जयंती दूर नहीं है। स्वच्छता के प्रति गांधी जी का जो आग्रह था, वो भी हम जानते हैं। स्वच्छता के लिए किया गया हर प्रयास गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है कि भारतीय रेल और समाज में हर स्तर पर हो रहा बदलाव विकसित भारत की और एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं एक बार फिर नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर वर्ष की भांति दिल्ली की मशहूर रामलीलाओं में से एक आस्था रामलीला कमेटी द्वारा डॉक्टर हेडगेवार पार्क सरस्वती गार्डन में आयोजित होने वाली रामलीला के मंचन से पहले मंचन स्थल का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक गणमान्य हस्तियां उपस्थित रही। DID न्यूज टीम ने इस अवसर पर उपस्थित श्री राम भक्तों से बात की और इस उत्सव के संबंध में उनके विचार जानने का प्रयास किया। मेरा नाम दामिनी सिंह चंदेल है। मैं भाजपा करोलबाग जिले में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, रामलीला हर साल यहाँ पर मनाई जाती है और यहाँ पर सभी गणमान्य जो उपस्थित हैं, सभी का आना जाना इसमें भरपूर संख्या में रहता है, क्षेत्र के लोकल लोगों का भी। और सभी बड़े उत्साह से रामलीला जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, वह सभी लोग यहाँ आके बड़े खुशी खुशी देखते हैं। आज उसका जो शुरुआत हुई है भूमि पूजन के माध्यम से, जो आदरणीय वीना विरमानी जी और गुलशन विरमानी जी के माध्यम से और उनकी टीम के माध्यम से, तो हम सब उसी के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। आस्था रामलीला जो समिति है, वो पिछले कई वर्षों से रामलीला का आयोजन कर रही है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ गुलशन जी को, इनके परिवार को, इनकी पूरी टीम को। और ये जो पौधा हमने कभी आज से लगभग 40 साल पहले लगाया था, वो बराबर सींचते आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय पे हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। मैं वीना विरमानी जी को, गुलशन विरमानी जी को, प्रेम विरमानी जी को, सारे परिवार को और सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं और सारी जनता को, रमेश नगर की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लें। आज से 39 वर्ष पूर्व प्रभु के श्री चरणों में हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ था, रामलीला करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो तब पंडित जी ने भी पहली बार 39 साल पहले पूजा कराई थी। वो निरंतर हमारे साथ रहे हैं। कोरोना काल रहा, परंतु फिर भी प्रभु की असीम कृपा हुई। उन 2 वर्षों में हमने राम कथा घर पे कराई और उसमें भी हाजिरी लगी, दशहरा भी मनाया। प्रभु की असीम कृपा है इस क्लब पे, हमारे इस रमेश नगर की धरती पे। वैसे तो ये धरती जो है रमेश नगर की एक ऐसी धरती है जहाँ पर गणेश उत्सव मनाते हैं, रामलीला भी होती है, दशहरा भी होता है, गुरु पर्व भी बनाते हैं, हम चाय सेवा भी करते हैं। तो इस धरती पे बहुत आयोजन करते हैं जो आस्था वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से किए जाते हैं। आज हमने भूमि पूजन किया है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आगमन हुआ। श्री मदन लाल खुराना जी ने, श्री ज्ञानचंद खुराना जी ने, श्री पूरन चंद बिहाना जी ने, श्री अमोल राम चोपड़ा जी ने हमें ये सीख दी। हम उसी इनके पद चिन्ह पर चल के प्रभु से आशीर्वाद ले रहे हैं।
आस्था वेलफेयर सोसाइटी से हम लोग जुड़े हुए हैं और हर साल रामलीला में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रतिभागी के रूप में रहते हैं। सोसाइटी हमेशा से सामाजिक कार्यों में हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है और हम सबको साथ लेकर चलती है। छिंदगढ़ सुकमा में आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने छिंदगढ़ सुकमा में 273 करोड़ 28 लाख रुपए के 173 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि 254 करोड़ रुपए के 118 कार्यों का आज भूमि पूजन हुआ है और 19 करोड़ 18 लाख रुपए के 19 कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। सीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों में सुकमा में बेहद परिवर्तन आया है। आज सुकमा छिंदगढ़ में 273 करोड़ 28 लाख रुपए के 173 विकास कार्यों की सौगात मिली। इसमें 254 करोड़ रुपए 118 कार्य के भूमि पूजन, 19 करोड़ 18 लाख रुपए के 19 कार्यों के लोकार्पण का कार्य हुआ है। आदरणीय साथियों, पहले सुकमा और छिंदगढ़ की स्थिति क्या थी और आज 5 सालों में छिंदगढ़ और सुकमा में क्या परिवर्तन आया है, इससे आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। पिछले समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था। बहुत सारे आपने निर्माण कार्य, बहुत सारे आजीविका के कार्य और साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल तमाम आप सबने मांग की थी। आदरणीय साथियों, सुकमा वो जगह जहां लोग दिन में भी दरबा घाटी क्रॉस करके आने से डरते थे, आज रात में भी मोटरसाइकिल में आराम से आ जा सकते हैं। परिवर्तन हुआ है यहाँ के आवागमन में। छिंदगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पक्की सड़क से न जुड़ा हुआ हो। सुकमा ब्लॉक के अधिकांश गांव हमारे पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। गिट्टी मुरम का भी कार्य हो रहा है। पुल पुलिया का निर्माण लगातार किया जा रहा है। जो स्कूल बंद थे फिर से शुरू किया गया। पहली बार है कि पूरे सुकमा जिले के हर पंचायत के चुनाव हुए हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एलमागुड़ा में 15 अगस्त को पूरा गांव बिजली से जगमगा गया। जहां बिजली नहीं पहुंच पाए वहां सोलर लाइट वहां पहुंचाया गया, उससे बिजली पहुंची है। आदरणीय साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लोगों को राशन कार्ड नहीं थे तो राशन मिलता कहां, लेकिन भाई कवासी के मेहनत से, लखमा के मेहनत से, अधिकारियों के साहस से ये कार्य संभव हुआ कि अंदरूनी क्षेत्रों में जाके कैंप लगाए, राशन कार्ड बनाए, जॉब कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए और आज उन दुकानों में राशन भी है। लोग राशन भी खरीद रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए, स्कूल खुल गए। मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जगरगुंडा में भी धान खरीदी केंद्र होना चाहिए। जल जीवन मिशन के माध्यम से यहाँ के सरपंच बहुत खुश। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग आए थे गांव वाले बहुत होशियार हैं हमारे छिंदगढ़ के, उसी कैंपस में कार्यक्रम रखे, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा और उसके बाद मुझे मंदिर ले गए। गांव वाले बनाए थे तो वहाँ राड दिखाई दे रहा था, पूरा छड़ दिखाई दे रहा था, सारे लेंटर है वो झड़ गए थे। आज भाई लखमा जी के मेहनत से, जिला प्रशासन के मेहनत से आज बहुत सुंदर हमारे आस्था के केंद्र का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से लगातार प्रयास यही हो रहा है कि आम जनता की सुविधा मिले। साथ ही बच्चों के पढ़ने के लिए आज जब हम बस्तर फाइटर की भर्ती करते थे, गांव में पढ़े लिखे नौजवान हमको नहीं मिल रहे थे। आज जब हम सुकमा में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराए, यहाँ के बच्चे अब मेरिट में आ रहे हैं, 10वीं में मेरिट में आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात। तो उसी प्रकार से सेंट्रल लाइब्रेरी हम लोग का आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। यूथ हॉस्टल का भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। जिला चिकित्सालय में 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर का निर्माण के लिए भी भूमि पूजन हमने किया है। उसी प्रकार से हमारे देवगुड़ी है, गोटुल है, उसका भी निर्माण हम लोगों ने किया है। हजारों के तादाद में देवगुड़ी बना है पूरे बस्तर में, गोटुल भी सैकड़ों के तादाद में बने हैं। ये हमारे आस्था के केंद्र, उसका निर्माण हम लोगों ने किया है। और उसके साथ साथ हमारे जो महापुरुष हैं, बस्तर में हर जिले में ऐसे कोई न कोई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने देश की आजादी में आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन सब महापुरुषों के मूर्ति की स्थापना सुकमा हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, बस्तर हो, चाहे वो नारायणपुर हो, चाहे वो कांकेर हो, कोंडागांव, सभी जिलों में हम अपने महापुरुषों के मूर्ति का भी स्थापना की और उसके नाम से स्कूल है, कॉलेज है, उसका भी नामकरण हम लोगों ने किया है। तो आप सबको विकास कार्यों के बहुत बहुत बधाई। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं,
छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आयोजित की गई है, क्योंकि इस वर्ष संविधान को 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यह वह वर्ष है जिसमें संसद आपराधिक न्याय व्यवस्था के 3 मुख्य कानूनों में बदलाव करने जा रही है। मित्रों, कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण समय पर आयोजित की गई है। मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत उचित समय पर आयोजित की, क्योंकि यही वर्ष है जब हमारे संविधान को 75 साल पूरे होने वाले हैं। उस समय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। यही वर्ष है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हमारे मुख्य 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो तीनों कानून को भारत की संसद आमूल चूर परिवर्तन कर रिलेवेंट बनाने जा रही है। वही ये वर्ष है। और विमेन लेड डेवलपमेंट की जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 के माध्यम से समग्र दुनिया के सामने कल्पना रखी, उसको सार्थक करने के लिए भारत ने शुरुआत की है 33% महिलाओं की हिस्सेदारी कानून बनाने की प्रक्रिया में, हमारी विधानसभाओं में और हमारी लोकसभा के अंदर सुनिश्चित करने का कानून भी अभी अभी हमारे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। और उसी वक्त ये जो आपने कॉन्फ्रेंस करी है वो बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आज विगत 9 साल के अंदर भारत समग्र दुनिया के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर अपनी रिलेवेंसी बनाकर एक प्रमुख स्थान पर आसीन। हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, वो 5वें नंबर पर हम लाने में ये 9 साल के कम अंतराल में सफल हुए। दुनिया को परेशान करने वाले इश्यू, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे नार्को टेरर लिंक हो, ये सारे इश्यू में आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उस समय बहुत जरूरी है कि हमारी न्याय प्रणाली भी वैश्विक अंतर्प्रवाहों को जाने, हमारी न्याय प्रणाली अपने आप को वैश्विक अंतर्प्रवाहों के साथ सुसंगत करे और इसके साथ साथ भारतीयता का मूल तत्व भी हमारी न्याय प्रणाली में फिर से एक बार हम प्रस्तापित कर दुनिया को भी इस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। तो मैं मानता हूं कि बहुत उचित समय पर इसका आयोजन हुआ है। न्याय और हर प्रकार की शक्ति का संतुलन बहुत आवश्यक है, तभी जाकर न्यायपूर्ण समाज की रचना हो सकती है। मित्रों, आज यहाँ पर मैं आया हूँ तब भारत ने हर क्षेत्र के कानूनों विगत 9 साल में फिर से एक बार आज की जरूरियातों के हिसाब से रीड्राफ्ट करने का या नया बनाने का प्रयास। इस 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ढेर सारे कानूनों के अंदर बदलाव किया। मैं कुछ कानूनों का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। आर्बिट्रेशन लॉ, अब यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी बनने जा रहा है, जो हमारे लॉयर्स के लिए अपार संभावनाओं को खड़ा करने वाला एक नया सेंटर बनेगा। मीडिएशन लॉ और जन विश्वास बिल, ये तीनों कानून एक प्रकार से न्यायपालिका पर बोझ कम करने वाले कानून। जन विश्वास बिल एक ऐसा बिल है जिसने 300 से अधिक कानूनों में से क्रिमिनल लायबिलिटी तय करने वाली धाराओं को विलुप्त कर इसको सिविल दंड के अंदर बदलने का काम ये जन विश्वास बिल ने किया है। और इसके कारण एक नए प्रकार का विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि कानून बनने की प्रक्रिया का आप भी हिस्सा बने, क्योंकि जो डे टू डे दिक्कतें आने वाली है उसको आप ज्यादा समझ सकते। परंतु टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, फॉरेंसिक साइंस को एक उचित सम्मान देना पड़ेगा और हम सब ने संकल्प करना पड़ेगा कि देरी न्याय के लिए ठीक नहीं होती है। न्याय, सच्चा न्याय वही होता है जो समय पर उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए हम सब ने साथ में आकर काम करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटो जीपी भारत में बिजनेस कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप एक प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल प्रतिस्पर्धा है और उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन सबके लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए स्पोर्ट्स सेक्टर को विकसित करने की अनेक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप
कि एक प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा मोटरसाइकिल रेसिंग की प्रतियोगिता है और उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हम सब के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 25 करोड़ है। यह भारत की सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है और जिसके पास आबादी की 56% जो कुल आबादी है वह वर्किंग एज ग्रुप में होने के कारण भारत का सबसे युवा राज्य भी है। इसलिए स्पोर्ट्स सेक्टर को न केवल विकसित करने की अनेक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, बल्कि हमारी केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी इस सेक्टर पर विशेष फोकस करते हुए इस प्रकार के इवेंट को आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे बताया गया है कि अब तक मोटो जीपी 2023 के लिए लगभग 1 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हो चुकी है और मोटो जीपी रेस में जो 275 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जुड़े हैं। इस रेस के 20 वैश्विक आयोजनों में से इन ब्रांड्स का प्रचार प्रसार तथा संवाद का भी एक अद्वितीय अवसर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। मोटो जीपी रेस का आयोजन वैश्विक मोटोमोबाइल उद्योग के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। इसलिए इस आयोजन से प्रदेश में और भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश हेतु आकर्षण में वृद्धि हो के लिए भी एक जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जहां हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, वहीं प्रदेश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में भी हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी। हम सब जानते हैं कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट यह प्रदेश सरकार ने 2011 में विकसित किया था। फार्मूला 1 इंडियन ग्रांड प्रिक्स के आयोजन स्थल के रूप में इसे जाना जाता था। इस आयोजन के साथ प्रदेश के अंदर जो अनेक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को अभी एक लघु फिल्म के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं हैं। कल उत्तर प्रदेश की और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे आयोजनों को प्रदेश के अंदर आयोजित कर रही है, जिसमें हर जिले में एक स्टेडियम का निर्माण करना, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करना, प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना। 58,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हर ग्राम पंचायत के अंदर ओपन जिम का निर्माण करना, प्रदेश के अंदर महिलाएं और बच्चों युवकों के बीच में स्पोर्ट्स की गतिविधियां आगे बढ़ सकें, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल गठित किए गए हैं। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप में आपको न केवल एक बड़ा भारत अपने आप में मोटो जीपी जैसे इवेंट के लिए एक बड़ा मार्केट है, बल्कि यहाँ पर दुनिया के अंदर सबसे यंग जनरेशन भारत के अंदर और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेगी। यह भी आपके लिए एक अवसर होगा अपने निवेश को आगे बढ़ाने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगी। मैं एक बार फिर से यहाँ पर मोटो जीपी से जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के सीओ, सीएफओ और अन्य सहयोगी गण आए हैं, इन सभी का, जितने भी मोटो जीपी इवेंट के साथ जुड़े हुए ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए बाइक राइडर्स हैं, अन्य महानुभाव हैं, इन सब का मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। आज भोपाल के लाल परेड मैदान में कोटवार सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होकर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोटवार सम्मेलन में सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोटवार की जानकारी के बिना गांव में कोई काम आगे नहीं बढ़ता। इसके साथ ही सीएम ने कोटवारों के लिए बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें मुख्यतः सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना लाभ, कोटवारों की वर्दी का रंग खाकी, इनके रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए की राशि व मानदेय में हर साल 500 रुपए की वृद्धि शामिल है। आज इस सम्मेलन में
मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता है। कोई भी कार्यक्रम हो, गांव में अगर मुनादी करना है कि मुख्यमंत्री आज संबोधित कर रहे हैं, भैया इकट्ठे हो जाइयो, तो मुनादी का काम भी हमारे कोटवार भाई बहन करते हैं। गांव में क्या हालत है कानून व्यवस्था की, इसकी जानकारी तहसील में हर महीने बैठक में भी आप देते हैं, और चुनाव में भी ड्यूटी लगाना हो छड़ी लेके कोटवार खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आज आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आप भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपकी जगह आपका काम महत्वपूर्ण, और इसलिए इंसान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, हम सब एक परिवार के अंग हैं। अपना इतना बड़ा परिवार है, और परिवार के कष्ट कठिनाइयों की चिंता करना मुखिया के नाते मेरा काम है। सबकी चिंता कैसे हो और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब लाडली बहना जैसी योजना, जिसके दिल में बहनों के लिए संवेदना और तकलीफ है, वो ही लेके आ सकता था, और कोई में ताकत नहीं थी कि इतनी बड़ी योजना लेके आ जाए। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी अपनी कठिनाइयां हैं। ये पंचायत का सिलसिला मैंने ही शुरू किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने पहली कोई पंचायत बुलाई थी तो वो कोटवार पंचायत ही बुलाई थी। और इसलिए मेरे कोटवार बहनों और भाइयों, एक तो आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसलिए सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कोई नीली वर्दी में है, कोई खाकी वर्दी में है, और इसलिए अब कोटवारों की वर्दी का कलर खाकी किया जाएगा। हमारे कोटवार भाई और बहन जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, वैसे ही बाहर हो जाते हैं। अब इतने वर्षों तक सेवा की है, और इसलिए रिटायरमेंट के बाद उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी सब, क्योंकि उसके बाद जिंदगी का कुछ काम चल सके। उनकी जो पारिश्रमिक है, मानदेय है, वो मानदेय भी काफी नहीं है। तो एक व्यवस्था तो मैं परमानेंट कर दूं, और वो व्यवस्था ये है कि आपकी जो वेतन है उसमें मांगना ना पड़े, हर साल 500 रुपया अपने आप बढ़ते चले जाएं। और आपकी जो अभी ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है, अभी उनको मिलते हैं केवल 4000 रुपया, तो 4 को बढ़ा के 8000 रुपया सीधे सीधे किया जाता है। ऐसे कोटवार जिनके पास 3 एकड़ तक की सेवा भूमि है, 1000 से बढ़ा के 2000, 600 से बढ़ा के 1200, और जो अंत में 10 एकड़ तक के हैं उनको भी मिनिमम तो 1000 दिया ही जाएगा, उससे कम का कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें समय समय पर वृद्धि की बात भी मैंने कही है। कोटवार पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। हर कोटवार को सीयूजी मोबाइल सिम दी जाएगी, और सिम को बैलेंस करने के लिए प्रतिमाह रिचार्ज करने की व्यवस्था भी जितना पैसा लगेगा शासन देगा। कोटवार परिवारों में लाडली बहना का लाभ हर परिवार को दिया जाएगा, ताकि कोई बहन कोटवार परिवार में शेष ना बचे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका जीवन सुखी रहे। आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। आप सीधे सच्चे और भले लोग हैं, और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आगे भी आपके भलाई के काम मैं करता रहूंगा। आप गांव की चिंता करें, आपकी चिंता आपका भैया करेगा, आपका मामा करेगा। अपना गांव कैसे बढ़िया चले, इसमें भी आप दत्त चित्त होकर काम करें। और मैं सीधे सीएम हाउस से जोड़ूंगा आपको, ताकि जरूरी जानकारी मुझे भी आप देते रहें। हम सब मिलकर साथ चलें अपनी जनता के सेवा के लिए और मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। मुझे आप सबका साथ चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम